गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने सॉल्यूशन के कुछ टर्म देखे थे, जनरल टर्म जो यूज किए जाते थे कंसंट्रेशन को बताने के लिए, उसी में आगे बढ़ते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम मोलारिटी के साथ। जी हाँ, मोलारिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर में, जो कंसंट्रेशन को और ज्यादा अच्छे तरीके से आपको समझाएगी। मोलारिटी हिंदी में मोलरता बोलते हैं। क्या होता है मोलारिटी, सुनिए। जब किसी सॉल्यूट को सॉल्यूशन में घोला जाता है तो क्या बनेगा, कंसंट्रेशन। उस कंसंट्रेशन को कैसे बताती है मोलारिटी, तो आपके पास जो विलियन होगा, सॉल्यूशन होगा, उसके 1 लीटर वॉल्यूम में, सॉल्यूशन के 1 लीटर वॉल्यूम में प्रेजेंट सॉल्यूट के मोलों की संख्या क्या होगा। सिंपल सी डेफिनेशन है, क्या कहा गया आपसे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। सिंपल सा, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। जी हाँ, इसी को क्या बोलते हैं, मोलरता बोलते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, आप पढ़ सकते हैं। कितना सॉल्यूशन होगा मेरे पास, 1 लीटर सॉल्यूशन होगा, और उस 1 लीटर सॉल्यूशन में कौन डिसॉल्व होगा, जो सॉल्यूट डिसॉल्व होगा उसके क्या चाहिए मुझे, मोल चाहिए, है ना। कैपिटल एम से डिनोट करते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, मोलरता बोलते हैं। क्या होता है मोलरता, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, है ना। क्योंकि आपको पता है सॉल्यूट ही कंसंट्रेशन डिसाइड कर रहा है, तो सॉल्यूट के क्या चाहिए मुझे, मोल चाहिए। बट किस में घुले होने चाहिए, 1 लीटर में। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। कैपिटल एम इक्वल टू, ऊपर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स किसके, सॉल्यूट के, और नीचे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में चाहिए, लीटर में चाहिए। अदरवाइज अगर आप उसको ml में रखते हो तो ऊपर आ जाएगा क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, और नीचे आ जाएगा क्या, वॉल्यूम। अगर आप इसको ml में रखते हो तो ml के केस में क्या हो जाएगा, into 1000 हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बन गया फॉर्मूला किसके लिए, मोलारिटी के लिए। इस फॉर्मूले का यूज करके आप इजीली किसी विलियन की, किसी सॉल्यूशन की क्या बता सकते हैं, मोलारिटी बता सकते हैं। बेहद आसान है ना। जैसा कि आपको बोर्ड पे देख रहे हैं, नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, है ना, और वॉल्यूम। आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल कैसे निकाला जाता है, तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, ऊपर रख देते हैं गिवन मास या गिवन वेट, और नीचे क्या रख देते हैं, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। इसको यहां रख देंगे। नाउ सिंपली नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट होगा, उसको इसमें रख देना, मोलारिटी आ जाएगी। ठीक है, एक बात याद रखने वाली है, क्या लीटर में आएगा तो 1000 का यूज नहीं करना है, और ml में वैल्यू है तो आपको क्या लगाना है, वहां पर 1000 लगाना है ना। कई बार अच्छा खासा बनने वाला क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है ड्यू टू दिस 1000। ठीक है, तो प्रीटी सिंपल है मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसकी जो यूनिट जाएगी, यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट भी आसान है। ऊपर क्या है, मोल है, तो मैं लिख दूंगा क्या कैलकुलेट करना है, मोल, और नीचे क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में कैलकुलेट होता है, लीटर में, तो यूनिट क्या बन जाएगी, मोल पर लीटर, है ना। समटाइम इसको कैपिटल एम भी बोला जाता है, कैपिटल एम से भी डिसाइड करते हैं। कैपिटल एम मतलब मोलारिटी, मोलारिटी मतलब मोल पर लीटर। ओके, इजी है। आगे इसके बारे में और समझते हैं, मोलारिटी के बारे में।
क्या होगा मोलारिटी के बारे में? नेक्स्ट थिंग, किस चीज पर डिपेंड करता है वॉल्यूम, बताइए। तो मैं बोलूंगा पॉइंट क्या, वॉल्यूम डिपेंड करता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर कम ज्यादा किया जाए तो वॉल्यूम क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। और वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलारिटी भी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी, है ना। तो मोलारिटी को मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूं कि मोलारिटी प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा है? कंसंट्रेशन हो रहा है। और जैसे ही टेम्परेचर को क्या किया जाएगा? टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा, कंसंट्रेशन कैसा होने लगेगा? कम होने लगेगा। पार्टिकल्स कहाँ जाने लगेंगे? दूर जाने लगेंगे। जैसे पार्टिकल्स दूर जाएंगे कंसंट्रेशन कम होगा। ओके, कंसंट्रेशन कम होगा तो क्या हो जाएगा? मोलारिटी डिक्रीज हो जाएगी। मोलारिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। बिल्कुल आसान, टेम्परेचर बढ़ाइए, मोलारिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। टेम्परेचर कम हो रहा है, मोलारिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। अब इसको ऐसे ही समझ सकते हैं कि जब किसी लिक्विड को, सॉल्यूशन को हीट किया जाएगा, थोड़ा सा गर्म किया जाएगा, हल्का सा टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो वो पतला होगा। पतला होगा मतलब उसका कंसंट्रेशन कम होगा, कंसंट्रेशन कम होगा तो उसकी मोलारिटी भी क्या होगी? घटेगी, कम होगी। तो ये टर्म काम का है, आप इसको याद रखें, है ना। कभी क्वेश्चन में इसको डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ताप से किस प्रकार संबंधित है मोलरता? तो ताप बढ़ाएंगे तो मोलरता घटेगी। ओके, सिंपल है, नथिंग मच एंड मोर। इसके बाद अब एक नेक्स्ट थिंग जो लिख रहे हैं वो भी काम की है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है, लेट मेरे पास एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में दो चीजें हैं, एक सॉल्वेंट है और एक सॉल्यूट है। तो लेट इसमें सॉल्वेंट है और क्या डाला जा रहा है इसमें? इसमें सॉल्यूट डाला जा रहा है, ठीक है। नाउ सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ने मिलकर क्या बना रखा है? सॉल्यूशन बना रखा है। अब इस सॉल्यूशन में मुझे क्या करना है? एक्स्ट्रा सॉल्वेंट ऐड करना है। इसमें क्या करना है मुझे? एक्स्ट्रा सॉल्वेंट जोड़ना है। सॉल्वेंट मतलब क्या? विलायक, और अधिक विलायक जोड़ना है। जैसे ही मैं इसमें और अधिक विलायक सॉल्वेंट की मात्रा डालूंगा, है ना, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इसमें डाला जाएगा, वैसे ही क्या होने लगेगा? इसका कंसंट्रेशन बदलने लगेगा। जी हाँ, सॉल्यूट जहां के वहां है, उनकी मोल्स चेंज नहीं हो रहे हैं। किसको चेंज कर रहा हूं मैं? सॉल्वेंट को चेंज कर रहा हूं। या इसका उल्टा भी बोल सकते हैं आप, सॉल्यूट भी डाल सकते हैं, सॉल्वेंट को ही चेंज करना जरूरी नहीं है। जी हाँ, सॉल्यूट का अमाउंट भी कम ज्यादा किया जा सकता है। तो जब इन दोनों में से किसी एक को बढ़ाया जाएगा तो मोलारिटी क्या होगी? चेंज होने लगेगी, बिकॉज मोलारिटी डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलारिटी भी क्या होने लगेगी? बदलने लगेगी। ओके, आप एक्स्ट्रा सॉल्वेंट डाल रहे हो, मतलब मान लीजिए आपके पास कितना था? 3 लीटर का सॉल्यूशन था, आप उसमें 2 लीटर और ऐड करना चाहते हो सॉल्वेंट। जैसे ही आप 2 लीटर डालोगे उसकी मोलारिटी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। ओके, आपने सॉल्यूशन नहीं बदला है, जो सॉल्यूट डाल रहे उसको नहीं बदला है, मींस सॉल्यूशन तो फिर से वही कहलाएगा वो, बट उसका अमाउंट, उसका वॉल्यूम क्या हो गया है? बढ़ गया है। तो इस केस में जो यूज होता है टर्म, उसको बोलते हैं क्या? इक्वेशन ऑफ मोलारिटी। क्या यूज होता है? इक्वेशन ऑफ मोलारिटी। मोलरता का समीकरण क्या यूज होता है? मोलरता का समीकरण। क्या होता है मोलरता का समीकरण? तो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में सीधी बात करें, बिकॉज नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं हो रहे हैं, नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं हो रहे, तो दो केस में दो वॉल्यूम और दो मोलारिटी मिलेगी मुझे। तो फर्स्ट केस की मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, बिकॉज नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं है। आप नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला निकालिए। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? अभी पढ़ा था हमने पीछे। मोलारिटी का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल हो जाएगा mv
इसी फॉर्मूले के बेसिस पर मैं क्या बनाऊंगा, इक्वेशन बनाऊंगा। आप एक बार सॉल्यूशन में ऐड कीजिए, 2 बार सॉल्यूशन में ऐड कीजिए, 3 बार सॉल्यूशन में ऐड कीजिए, चलता रहेगा, है ना। मतलब mv इक्वल टू कांस्टेंट, n इज द कांस्टेंट वैल्यू, n मतलब नंबर ऑफ मोल जो कि बदले नहीं जा रहे, तो mv इक्वल टू कांस्टेंट। नाउ क्या आ जाएगा, m1v1 इक्वल टू m2v2। अब ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को, अगर मैंने v1 चेंज कर दिया m1 के साथ में और v2 चेंज कर दिया, है ना, सेम तो नहीं रख सकते कि मैंने पानी डाला तो वॉल्यूम जो 3 था 3 से 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, एनीथिंग बट चेंज हो जाएगा। तो वॉल्यूम बदलने पर क्या होता है, मोलारिटी भी बदल जाती है, ठीक है। तो या तो वो मोलारिटी चेंज करने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे बोलेगा कि किसी विलियन की मोलरता 2 है, मुझे उसकी मोलारिटी कितनी करनी है, 3 करनी है या 1 करनी है। लेट फिलहाल कम करते हैं मोलारिटी। किसी सॉल्यूशन की मोलारिटी 2m है, मुझे उसकी मोलारिटी 1m करना है, तो उसमें कितना और सॉल्वेंट ऐड करना पड़ेगा, मतलब उसका वॉल्यूम कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो वो V2 के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि V2 देख लूंगा मैं, फिर बाद में जाके V2 माइनस V1 करके मुझे पता चल जाएगा मैंने कितना वाटर या कितना सॉल्वेंट डाला है, ठीक है। तो ये बन गई क्या, इक्वेशन ऑफ मोलारिटी। ये भी बहुत ज्यादा काम का फॉर्मूला है। देन आई होप समझ में आया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं, सॉल्व करके आपको कितना समझ में आ रहा है। तो लेट कि पहले मान लीजिए 2 लीटर सॉल्यूशन था जिसकी मोलारिटी कितनी थी, 4m थी। अब उसमें क्या किया जा रहा है, 1 लीटर सॉल्यूशन डाल दिया जा रहा है। तो बताइए उस सॉल्यूशन की 1 लीटर सॉल्वेंट डाल दिया जा रहा है, विलायक डाल दिया जा रहा है, तो उसकी नई मोलारिटी क्या होगी। आपको पता है जैसे ही सॉल्यूट में पानी डाला जाएगा उसकी मोलारिटी चेंज होगी, मतलब 4 तो नहीं आएगा, क्या आएगा, तो कॉमन सेंस क्या बोलता है, आप सॉल्वेंट बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम बढ़ रहा है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो मोलारिटी कम होगी। कितनी कम होगी, तो उसको सॉल्व करोगे आप बाय दिस इक्वेशन। तो ये फर्स्ट केस है और ये वाला सेकंड केस है। फर्स्ट वाले को m1v1 मान लो, सेकंड वाले को m2v2। नाउ रख दो वैल्यू, कितना m1 हो जाएगा 4 into 2 इक्वल टू वॉल्यूम गिवन है, m2 फाइंड आउट करना है, बाद की मोलारिटी बतानी है, तो m2 लिख दिया मैंने। नाउ क्या v2 कितना हो जाएगा, v2 बताइए, 1 लीटर रखे ना 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 1 लीटर नहीं, अब की बार वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2 + 1, 2 पहले से था और आपने 1 बढ़ा दिया तो कितना होगा, 3 लीटर। यही चीजें तो होती है जो आपके न्यूमेरिकल्स को खराब करती है। थोड़ा सा सोच समझ के करें आंसर। 1 लीटर नहीं रखोगे, 1 लीटर आप डाल रहे हो, है ना, आपने कितना डाला उसमें, कितना ऐड किया, तो 1 लीटर ऐड किया, बट पहले से 2 लीटर था, उसका क्या, तो 2 + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 लीटर हो जाएगा। इसको इधर ले आओ आप, कितना हो जाएगा, 8/3 इक्वल टू m2। जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2.66। मींस नई मोलारिटी कितनी हो गई, 2.66, ठीक है। कम हुई, बिल्कुल हाँ, 4m थी, 4m से कम होकर कितनी हो गई, 2.66 m। देन क्या, तो ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे बोला जाता है कि मोलारिटी को इतना करना है, कम करना है, बढ़ाना है, सिंपल सा आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्वेंट के वॉल्यूम को चेंज करना पड़ेगा। और उस केस में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, उस केस में फॉर्मूला लगेगा इक्वेशन ऑफ मोलारिटी, मोलरता का समीकरण। देन क्या, आई होप समझ में आया हूं। इजी सी चीजें है, बस थोड़ा याद रखते चलिए, बिल्कुल आसान हो जाएगा, डोंट वरी। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर काफी क्वेश्चन बनते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए आपके पास 2 डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्यूशन है, 2 अलग अलग प्रकार के विलियन है, इन दोनों विलियन को क्या किया जा रहा है, मिलाया जा रहा है। मींस लेट की पहला जो सॉल्यूशन था उसकी मोलारिटी 1m रही होगी और जो दूसरा सॉल्यूशन है उसकी मोलारिटी 2m रही होगी। दोनों को क्या कर दिया जा रहा है, मिक्स कर दिया जा रहा है। मिक्स करने पर आप सोचिए कि एक की मोलारिटी 1m है, दूसरे की कितनी है, 2m है। नाउ जब मिक्सचर बनेगा तो मोलारिटी भी बदलेगी। जी हाँ, ऐसा नहीं कि 1 + 2 करके 3 कर दे। आप जानते हैं कि जब 2 चीजों को मिक्स किया जाता है तो प्रॉपर्टी उनके बीच में रहती है,
मींस आपका आंसर 1 और 2 के बीच में आएगा। चलिए देखते हैं फॉर्मूला कैसे सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद करेंगे उस पे एक क्वेश्चन ताकि आपको समझ में भी आ जाए। जी हाँ, फॉर्मूला लिखते हैं फिर उसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं इजी सा ताकि आपको आसान लगे, अच्छे से समझ में आए। क्या देख रहे हैं? मोलारिटी ऑफ मिक्सचर। तो लेट की मेरे पास क्या है, दो सॉल्यूशन है। ये हो गया क्या, सॉल्यूशन फर्स्ट, दूसरा बनाया जा रहा है, ये क्या हो गया, सॉल्यूशन सेकंड। ठीक है, नाउ केस इज, नाउ केस इज कि ये जो सॉल्यूशन है इसका वॉल्यूम V1 होगा, ये जो सॉल्यूशन है इसका वॉल्यूम क्या होगा, V2। नाउ उस केस में इसकी मोलारिटी कितनी आएगी, इसकी मोलारिटी आएगी M1, इसकी मोलारिटी कितनी आएगी, तो इसकी मोलारिटी आएगी M2। इतना आपने मान लिया कि आपके पास दो सॉल्यूशन थे, पहले का वॉल्यूम V1 मोलारिटी M1, दूसरे का वॉल्यूम V2 मोलारिटी कितनी है M2। इन दोनों को क्या किया जा रहा है, दोनों को मिलाया जा रहा है, मिक्सचर किया जा रहा है। जैसे ही दोनों को मिला दिया जाएगा, नया जो बनेगा सॉल्यूशन वो क्या रहेगा, दोनों का मिक्सचर रहेगा। जी हाँ, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इन दोनों को ही मिलाकर तो बनाया है, अगर इन दोनों को मिलाकर बनाया है तो इन दोनों का वॉल्यूम जितना होगा उतना ही इसमें आएगा। जी हाँ, उतना ही इसमें आएगा। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, V1 प्लस V2। लेट कितना वॉल्यूम था V, और वो किससे मिलकर बना है, दोनों सॉल्यूशन के वॉल्यूम आयतन से मिलकर बना है, कितना V1 प्लस V2। नाउ नेक्स्ट थिंग क्या है, मोलारिटी को भी ऐसे ही नहीं मिला देना है ना, मोलारिटी मोल के अकॉर्डिंग भी चेंज होती है, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग भी चेंज होती है। तो मोलारिटी को आप M इक्वल टू M1 प्लस M2 नहीं कर सकते, बट नंबर ऑफ मोल्स तो जुड़ रहे हैं कि इसमें 5 मोल डाले होंगे मैंने सॉल्यूट के, और इसमें कितने मोल डाले होंगे, इसमें डाले होंगे मैंने 7 मोल। तो 5 और 7 जोड़ना पड़ेगा कि 5 मोल इनके है, 7 मोल इनके है, टोटल कितना हो जाएगा, 5 और 7 जोड़ दो 12। इस प्रकार से लेट मान लीजिए इसके मोलों की संख्या कितनी है N1, इसमें सॉल्यूट के मोलों की संख्या कितनी है N2, तो टोटल नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा N1 प्लस N2। बस इसी इक्वेशन का यूज करके अपन को नया फॉर्मूला फॉर्म करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, क्या, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा आप याद रखें, दिमाग में रखें। ओके, चलिए आ जाइए करते हैं फॉर्मेशन। नाउ n इक्वल टू v, सॉरी n1 प्लस n2 क्या हो जाएगा, n1 प्लस n2। नाउ जस्ट प्रीवियस स्लाइड पे आपने देखा कि n इक्वल टू क्या होता है, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या था, मोलारिटी का लिखूं या डायरेक्ट लिख दूं, चलिए मोलारिटी का फॉर्मूला फिर से याद दिला देता हूं आपको। मोलारिटी का फॉर्मूला था m इक्वल टू n अपॉन v, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, और नीचे उसका वॉल्यूम, है ना, बिल्कुल आसान था ना। यहाँ से n का फॉर्मूला निकालिए आप, तो इससे जैसे ही मैं n का फॉर्मूला निकालूंगा n इक्वल टू क्या मिलेगा, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, इसी को यूज करना है। सो यहाँ पर क्या रख दूंगा मैं, मोलारिटी, मोलारिटी को क्या बोल रहा हूं मैं, मिक्सचर बोल रहा हूं, इनटू वॉल्यूम, कौन सा वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, इक्वल टू n1 कितना हो जाएगा M1V1, n2 कितना हो जाएगा M2V2। ओके, नाउ मोलारिटी ऑफ मिक्सचर को यहीं रहने दो और इस V टोटल को डिवाइड में पहुंचा दो, तो क्या बना M1V1 प्लस M2V2, ये बना फॉर्मूला। डिवाइड में कौन आ जाएगा, V टोटल, और V टोटल कितना है मेरे पास, टोटल वॉल्यूम कितना है V1 प्लस V2, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा V1 प्लस V2 लिख दूंगा, और क्या बन गया मेरे पास, नया फॉर्मूला बन गया M मिक्सचर इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि दो ही मिक्सचर है आपके, दो ही सॉल्यूशन है आपके पास, दो ही को मिक्स कर रहे हैं, आप तीन को भी कर सकते हैं। अगर आपके पास तीन सॉल्यूशन आए तो फिर क्या करोगे, अगर आपके पास तीन सॉल्यूशन, 3 विलियन का क्या बन रहा है, मिक्सचर बन रहा है, तब उस केस में क्या होगा, सिंपल M मिक्सचर क्या हो जाएगा, इक्वल टू
M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3। तीसरा टर्म कौन सा रहेगा? M3V3। जैसे आपने ऊपर लिखा था M1V1 प्लस M2V2, दो थे तो इसलिए V2 पे रुक गए, अभी तीन है तो तीन को लिख दो। और नीचे आपको पता है क्या आ रहा है? टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम किससे मिलकर बनेगा? तीनों से मिलकर, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो क्या आ जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, बहुत सिंपल है। अगर दो के लिए बोलता है दो के लिए, तीन के लिए बोलता है तीन के लिए, है ना? तो आप भी जानते हैं चार को नहीं मिला सकता, और अगर मिला ही दिया तो फिर जैसे थर्ड को ऐड किया है वैसे ही सेम टू सेम फोर्थ को भी ऐड कर देना, है ना? ये कॉन्सेप्ट मोल फ्रैक्शन में भी आपको बताया था कि मोल फ्रैक्शन भी अगर थर्ड आता है तो आप उसको भी वैसे ही निकालते हो। सेम थिंग है यहाँ पर भी, है ना? मोल का कैलकुलेशन ही तो है, n इक्वल टू n1 प्लस n2, अगर तीसरा आया तो प्लस n3 कर दिया जाएगा, बस। तो ये थी इक्वेशन किसके लिए? ये इक्वेशन थी आपके पास, किसकी इक्वेशन हो गई? मिक्सचर की, कि जब दो सॉल्यूशन या तीन सॉल्यूशन को मिलाया जाता है तो उसकी मोलारिटी क्या होती है। लेट इस पे क्वेश्चन करके देखते हैं क्या होता है, किस तरीके से मोलारिटी चेंज होती है, कम होगी, बढ़ेगी, घटेगी, आंसर कहां जाएगा, देखते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और उससे समझते हैं। लेट मान लीजिए आपके पास क्या 2 लीटर का सॉल्यूशन है जिसकी मोलारिटी कितनी है? 3m है, और दूसरा सॉल्यूशन आपके पास 3 लीटर का है जिसकी मोलारिटी कितनी है? 5m है। ठीक है, सिंपल सा एक क्वेश्चन ले लिया अपन ने, क्या कि 2 लीटर सॉल्यूशन है जिसकी मोलारिटी कितनी है? 3m है, और 3 लीटर सॉल्यूशन है जिसकी मोलारिटी कितनी है? 5m है ना? इन दोनों को क्या किया जाता है? मिक्स किया जाता है। या मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको 2 ले लेता हूँ, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, कोई नहीं, 4 ले लेते हैं, 4m ले लेते हैं, ऐसे करके, ठीक है, ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं। नाउ नेक्स्ट सॉल्व करते हैं फटाफट से। तो मुझे समझ में आ जाएगा कि एक वॉल्यूम है और एक मोलारिटी है, दूसरा वॉल्यूम है, दूसरी मोलारिटी है, और इन दोनों को क्या करने के लिए बोल रहा है? वो मिक्स करने के लिए बोल रहा है। तो फटाफट से एम मिक्सचर का फॉर्मूला लगा देंगे। जैसे ही एम मिक्सचर का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या कहानी होगी? फॉर्मूले में M1V1 प्लस M2V2, और नीचे भी क्या आ जाएगा? टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2। चलिए बढ़िया से, पहले वाले को मान लीजिए M1V1, तो बोलिए M1 कितना? 3, V1 कितना? 2, प्लस M2 कितना? 4 इंटू V2 कितना? 3, और नीचे दोनों को जोड़ दीजिए, V1 प्लस V2, 2 प्लस 3, 2 और 3 लीटर, टोटल कितना हो गया? 5 लीटर हो गया। नाउ सॉल्व कर लीजिए, 6 प्लस 12 बाई 5। नाउ अगेन आगे सॉल्व किया तो कितना हो गया? 18/5। 5 से काट दीजिए, कितनी बार जाएगा? 5 दिया 15, बच गया कितना? 3, 6 पंचे 30, 3.6 एम। अब जरा एनालाइज कीजिए कि जो आंसर आया है इन दोनों मोलारिटी से कैसे रिलेट करता है। तो जैसे कि बात हुई थी कि जब आप मिक्सचर बनाते हो तो होता क्या है? मिक्सचर में क्या होता है कि जो मोलारिटी बन रही है दोनों सॉल्यूशन से, उसके बीच का आंसर आता है। मींस जो छोटी मोलारिटी है 3m उससे ज्यादा आएगा, और जो बड़ी मोलारिटी है 4m उससे कम आएगा। तो आंसर अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप इस तरीके से क्रॉस चेक कर सकते हैं, 3 और 4 के बीच मोलारिटी है। ओके, ये था सिंपल सा एक्सप्लेनेशन, मिक्सचर ऑफ मोलारिटी कैसे निकालोगे। ओके, अब मान लीजिए नॉर्मल क्वेश्चन बन रहा है मोलारिटी पर, तो कैसे करोगी? वो भी आसान होता है। लेट कि वो आपको बोल रहा है आपके पास एक सॉल्यूट के मोल गिवन है, उसका वॉल्यूम दिया गया है, कितने सॉल्यूशन में डाला जा रहा है वो वॉल्यूम है, मोलारिटी कैसे निकालोगे? बहुत आसान होगा। लाइक एक क्वेश्चन लिखते हैं अपन। लेट मान लीजिए कितना 90, ऐसे ले लेते हैं, 80 ग्राम NaOH is
dissolved in, अब आप ml में ले सकते हो, आपको ml में लेना है तो आप लीटर में ले सकते हो, जैसे भी। तो मैं अभी ml ले लेता हूं, है ना। कितना ml ले ले इसको अपन, 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। ओके, नाउ अब आपसे पूछेगा व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये रहा क्वेश्चन आपके पास। क्या बोल रहा है कि 80 ग्राम NaOH इज डिसॉल्व इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या आएगा सॉल्यूशन की मोलारिटी, तो देखिए बहुत आसान है। क्या करना है मुझे, मोलारिटी का फॉर्मूला इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नाउ फटाफट से वैल्यू रखेंगे, क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स। देखो डायरेक्ट गिवन नहीं है नंबर ऑफ मोल्स, तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला जाता है, ऊपर रख देते हैं गिवन मास। कितना है गिवन मास, 80 ग्राम है, ये रख दिया मैंने 80 ग्राम। नीचे रखा जाता है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, आप जोड़िए इसका और इसका, कितना आता है, ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, इसका हो जाएगा 1, और सोडियम का कितना होता है 23, 16 और 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा ना। कैंसिल आउट कर दो, कितने मोल आ गए मेरे पास, 2 मोल आ गए। उस 2 को उठा के ऊपर रख दो, m इक्वल टू 2। नीचे वॉल्यूम किस में दिया है, देखिए आप ml में गिवन है, तो आप यहां रखोगे कितना 250, ml में रख रहा हूं इसलिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। या आप डायरेक्ट सोच सकते हैं 250 ml मतलब 1/4 लीटर, तो 1/4 रख सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। नाउ कट करोगे तो कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा, और 4 into 2 करोगे कितना आ जाएगा 8 m आ जाएगा, या मोल पर लीटर। ये रहा आपका आंसर। तो सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है और आपके पास थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। बिल्कुल इजी टॉपिक है ना, और बहुत आसान होता है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते जाते हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन ऐड होते जाएंगे, इसमें क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। आप बेसिक से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए तो बिल्कुल सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, आसानी से बनेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक भी इसी के जैसे है, मोलालिटी। जी हाँ, मोलरता की बात कर रहे हैं। खास करके इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, मोलरता और मोललता में, है ना। तो मेन जो डिफरेंस है दोनों में वो क्या है कि एक की यूनिट होती है मोल पर लीटर, मींस वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाता है मोलारिटी को, वहीं मोलालिटी को कैलकुलेट किया जाएगा मास के अकॉर्डिंग, अमाउंट के अकॉर्डिंग, कितना मास है। और किसका, तो मोलालिटी में सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिया जाता है, जबकि मोलालिटी में सॉल्वेंट का मास लिया जाता है। ठीक है, तो किसको पढ़ रहे हैं अपन पढ़ रहे हैं मोलालिटी, है ना, लिटी लिखा है, रिमेंबर दैट, मोललता। क्या पढ़ रहे हैं, मोललता पढ़ रहे हैं। नाउ फोकस ऑन बोर्ड, फटाफट से क्या बोल रहे हैं, सेम थिंग, वैसे के वैसे डेफिनेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके, सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। बस ये याद रखना है ना, किसमें, विलायक में, 1 kg विलायक में, 1 kg विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या,
बहुत अच्छा और बहुत इजी टर्म है। बस रिमेंबर दैट कई बार क्या होता है एग्जामिनर क्वेश्चन में सॉल्यूशन की वैल्यू गिवन करता है। अगर मेरे पास सॉल्यूशन की वैल्यू गिवन है तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझे क्या करना होता है फॉर्मूले में सॉल्वेंट की नीड होती। तो सॉल्यूशन को डायरेक्ट ना रख के मैं उसमें से क्या माइनस कर दूंगा, सॉल्यूट का अमाउंट माइनस कर दूंगा। आप जानते हैं सॉल्यूशन कैसे बनता है, कैसे बनता है सॉल्यूशन? सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब मान लीजिए मेरे पास क्या दिया है उसने, सॉल्यूशन और सॉल्यूट दिया है, तो इस सॉल्यूशन में से मैंने सॉल्यूट को घटा दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा, सॉल्वेंट मिल जाएगा। जी हाँ, बहुत आसान है, सॉल्वेंट इजीली ऑब्टेन हो जाएगा। ओके, सो देखिए फॉर्मूला क्या होता है इसका, एम, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम इक्वल टू, ऊपर रख दूंगा क्या मैं, वही अगेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके, सॉल्यूट के, और नीचे रख दिया जाएगा किसको, मास को, मास ऑफ सॉल्वेंट। ये रख दिया मैंने मास ऑफ सॉल्वेंट। पर किस में रखना है मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट रखना है केजी में। आप जानते हैं अगर ग्राम आया तो फिर से क्या हो जाएगा, देखते हैं ग्राम आया तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स को एन बोल दीजिए, मास ऑफ सॉल्वेंट को बोल दीजिए डब्ल्यू बी। सॉल्वेंट है तो आप यहां जस्ट सॉल्वेंट लिख दीजिए, डजंट मैटर। और ग्राम में रख रहे हो ना, अगर ग्राम में रख रहे हो तो इनटू किससे करना पड़ेगा आपको, 1000 से करना पड़ेगा। ओके क्या, तो ये बन गया मोलालिटी के लिए फॉर्मूला, बहुत आसान। ठीक है, जैसे लीटर आ रहा था वैसे आपके पास अब क्या आएगा, केजी आएगा या ग्राम आएगा। बट रिमेंबर दैट सॉल्यूशन का है या सॉल्वेंट का है, या आपको डिसाइड करना है क्वेश्चन पढ़ के। ठीक है, आसान है। अगर आपको सॉल्यूशन सॉल्यूट भी देता है तो आप क्या करोगे, टोटल सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट आ जाएगा, और आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। जी हाँ, बहुत आसान है, ज्यादा कोई समस्या है ही नहीं, बिल्कुल इजी। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग इस पे क्वेश्चन कर लोगे, है ना, कुछ ज्यादा समस्याएं नहीं है, बहुत आसान है। ये टर्म आगे चल के जब आप चैप्टर का हाफ पार्ट कंप्लीट कर चुके होगे, कहां जाओगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने जाओगे, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में इसका बहुत यूज होता है। मोलालिटी का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा यूज होता है। आप कोई सी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालने जाओगे आपको क्या लगेगा, मोलालिटी लगेगा, सिवाय एक के जिसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, उसमें मोलालिटी का यूज होता है। डन, तो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझे उसको, क्या है डिफरेंस। तो यूनिट, आप यूनिट से भी संभाल सकते हैं उसमें ना, यूनिट से समझना बहुत आसान होगा। कैसे, तो नंबर ऑफ मोल आ रहे हैं मतलब मोल ऊपर है और नीचे क्या आ रहा है, मास आ रहा है, तो मोल पर केजी क्या हो जाएगी, उसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर केजी। जबकि मोलारिटी की क्या थी, मोलरता की क्या थी, मोल पर लीटर। तो ऐसे आप दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं और समझ सकते हैं, बहुत आसान है, नॉट टू मच टफ। नेक्स्ट अगले टर्म की तरफ चलते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोलेंगे इसको, दैट वन इज नॉर्मेलिटी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या है नाम, नॉर्मलिटी, हिंदी में बोलते हैं नॉर्मलता, है ना, नॉर्मलता, नॉर्मलिटी। ये भी कंसंट्रेशन को दर्शाता है, बताएगा आपको कि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन किस प्रकार से है। बट इसमें कुछ चेंज आता है, क्या चेंज है, ध्यान से सुनिए, क्या चेंज है इसमें। चेंज ये है कि अभी तक के अपन जो कैलकुलेशन था मोलारिटी या मोलालिटी का, वो किसके रिस्पेक्ट में था, मोल कैलकुलेशन के ऊपर था। मोल कैलकुलेट करता था और फिर देखता था कितना सॉल्यूशन है ना, कितना उसका वॉल्यूम है, कितना सॉल्वेंट है, कितना मास दिया गया है। अभी नॉर्मेलिटी में ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मेलिटी एक्स्ट्रा टर्म है जिसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कैसे,
तो सुनिए इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या बोला जाता है नॉर्मलिटी में। सो आप ऐसे बोलोगे क्या कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, क्या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट, number of gram equivalent present in 1 liter of solution। ठीक है, क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर विलियन में उपस्थित मोलों की संख्या, क्या बोला जा रहा है, 1 लीटर विलियन में उपस्थित, ध्यान कहीं और जा रहा है, कोई बात नहीं, मोलों की संख्या नहीं है, यही तो चेंज है। मोल से कैलकुलेशन नहीं होता है, किससे कैलकुलेशन होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या, क्या ग्राम तुल्यांकों की संख्या, थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो गया था, 1 लीटर विलियन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो अब मेरे मन में मेरे पास एक ख्याल आएगा कि ग्राम तुल्यांक कैसे निकाले जाए। नंबर ऑफ मोल तो ओके था, क्या करना होता था, गिवन मास दिया होता था, गिवन मास को मैं डिवाइड कर देता था किससे, मोलर मास से, मॉलिक्यूलर मास से, तो नंबर ऑफ मोल निकल आता था। बट अब क्या करें, ये नया टर्म आ गया है ग्राम तुल्यांक, तो समझिए ग्राम तुल्यांक की संख्या कैसे निकाली जाती है। हूबहू जैसे नंबर ऑफ मोल होते हैं वैसे ही क्या होता है, ग्राम तुल्यांक भी होता है। ओके, मोल जैसा ही होता है, बट इसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैलकुलेशन होता है, और वो कैलकुलेशन क्या है समझिए उसको। पहले मैं नॉर्मलिटी का फॉर्मूला बता देता हूं आपको, है ना, उसके हिसाब से अपन आगे की चीजें डिसाइड करेंगे। तो ऊपर लिख दूंगा मैं क्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ किसके, ये भी काम का है, सॉल्यूट के, है ना, सॉल्यूट के निकाले जा रहे हैं। आपको पहले बताया था कंसंट्रेशन डिसाइड करने वाला कौन है, सॉल्यूट, किसके रिस्पेक्ट में, तो अगेन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, लीटर में रख रहे हो तो आपको 1000 की नीड नहीं है, अगर आपने लीटर में नहीं रखा तो आपको 1000 लगाना पड़ेगा। यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगी बताइए, तो आप लिखोगे ऊपर क्या आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट, और नीचे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में होता है, लीटर में होता है, तो ये बन जाएगी क्या, उसकी यूनिट। डन, आसान है, इतना ज्यादा टफ नहीं है, बस फॉर्मूला देखिए आप। हाँ, ग्राम इक्विवेलेंट निकालते आने चाहिए, उसके बाद आप नंबर ऑफ मोल जैसे रखते थे वैसे ग्राम इक्विवेलेंट रख देंगे, और वॉल्यूम वाला कैलकुलेशन फिर आपको पता ही है कैसे करना है। ठीक है, तो क्या है अपने पास टॉपिक अभी, ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट सीखते हैं कैसे निकाला जाता है ग्राम इक्विवेलेंट, हाउ टू फाइंड ग्राम इक्विवेलेंट, है ना, ऑफ एनी सॉल्यूट। सो स्टार्ट करते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना पड़ेगा, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। कैसे निकालूंगा मैं ग्राम तुल्यांकों की संख्या, सिंपल है, क्या लिखना पड़ेगा ऊपर, मुझे गिवन मास लिखना पड़ेगा, या वेट कर देता हूं मैं उसको, गिवन वेट या गिवन मास। जैसे मोल में निकाला जाता था, ऊपर क्या रखते थे अपन, गिवन वेट रखते थे, नीचे रखते थे मोलर वेट। अब यहाँ मोलर वेट का कोई यूज नहीं है ना, मोलर वेट का कोई यूज नहीं होगा, यहाँ यूज होगा किसका, ग्राम इक्विवेलेंट वेट का। जी हाँ, नीचे किसको रखा जाएगा, नीचे रखा जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट वेट, बिल्कुल।
ग्राम तुल्यांकी भार से डिवाइड किया जाएगा दिए गए मास को, दिए गए भार को। ठीक है, उसमें मोल निकालना था, इसलिए किससे डिवाइड कर रहा था मैं, मोलर भार से, मोलर वेट से डिवाइड कर रहा था। इसमें क्या निकालना है, ग्राम इक्विवेलेंट, इसलिए मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट। अब मेरे पास नया टर्म आ गया, क्या, ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या है, ये वाली कहानी आ गई। अब इसको डिसाइड करना है ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट को फाइंड आउट करने के लिए आपको एक और चीज पता होनी चाहिए, कॉल्ड क्या, एन फैक्टर, स्मॉल एन लिखते हैं, एन फैक्टर, या इसको बोला जाता है वैलेंसी फैक्टर, है ना, संयोजकता कारक बोला जाता है, या एन फैक्टर बोल दीजिए सिंपल। ये एन फैक्टर हर एक कंपाउंड के लिए अलग होता है, खास करके तीन चीजों के लिए इसको पढ़ते हैं अपन, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तीन नेचर के कंपाउंड है आपके पास, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तीनों के लिए इसकी डेफिनेशन जाती है अलग अलग, और फिर वहां से फाइंड आउट किया जाता है क्या, वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर जैसे ही आ जाएगा फिर मैं आपको क्या बताऊंगा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकाल के। क्यों, क्योंकि ये जो ग्राम इक्विवेलेंट वेट है, चलिए देख लीजिए, ग्राम इक्विवेलेंट वेट का जो फॉर्मूला होता है ये कैसे निकाला जाता है, तो ये निकाला जाता है बाय मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट चाहिए मुझे, उसको डिवाइड करूंगा मैं किससे, एन फैक्टर से। एन फैक्टर एक टर्म होता है जिसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे, है ना, एन फैक्टर मैं आपको बताऊंगा। बट फिलहाल ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा, मॉलिक्यूलर वेट मुझे आ जाएगा निकालना, एक फॉर्मूला गिवन होगा, उसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करूंगा मैं। उसके बाद क्या बचा मेरे पास, उसके बाद बचता है एन फैक्टर। अब इस एन फैक्टर को कैसे निकाला जाएगा उसकी कहानी स्टार्ट करते हैं। जैसे ही एन फैक्टर मुझे मिलेगा, मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड कर दूंगा, क्या मिल जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट। ग्राम इक्विवेलेंट वेट को उठाऊंगा, कहां रख दूंगा, गिवन वेट के डिवाइड में, इन दोनों को डिवाइड करके जो आंसर मिलेगा वही क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को उठाकर कहां रखा जाएगा, नॉर्मेलिटी में रखा जाएगा, और फाइनल आपकी नॉर्मेलिटी कैलकुलेट हो जाएगी, मींस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा लेंदी है बट ठीक है, कुछ नहीं, अगर आपको चीजें बार बार आ रही है, सारा कुछ आप कैलकुलेशन कर रहे हो, तो ये जो ग्राम इक्विवेलेंट वेट है याद हो जाता है ना। सो उतनी ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, वही वही कंपाउंड बार बार यूज होते हैं। मान लीजिए एग्जामिनर ने कोई नया खोज निकाला, नया बता दिया, तो ठीक है कैलकुलेट कर लेंगे, उतनी बड़ी बात नहीं होगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं किसकी बात, एन फैक्टर की बात। ओके, नाउ कहानी एन फैक्टर की, किसकी कहानी है, एन फैक्टर की। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, किसके लिए, फॉर एसिड, अम्ल के लिए ना। अम्लों के लिए कैसे डिफाइन करूंगा मैं एन फैक्टर को, तो बोलूंगा क्या, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस। मीन्स एसिड को पहचानते कैसे हैं, तो H प्लस आयन, जो H प्लस आयन रिलीज करता है उसको क्या बोलते हैं, एसिड। बट रिमेंबर दैट एन फैक्टर हमेशा H हाइड्रोजन के नंबर्स नहीं होते, क्योंकि जो एसिड होता है, कंपाउंड होता है, सम टाइम अपने सारे हाइड्रोजन नहीं छोड़ता है। मींस सेंट्रल एटम से डायरेक्ट अटैच अगर हो रहा है क्या, हाइड्रोजन, तो उसको वो छोड़ता नहीं है। मेनी ऑफ द केसेस, बहुत सारे केस ऐसे आते हैं जिनमें सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होते। रिप्लेसेबल इट मींस कौन रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन को, तो आपको एसिड को न्यूट्रल करना है। तो एसिड को न्यूट्रल करने के लिए क्या चाहिए होगा,
नंबर ऑफ OH ions to neutralize एसिड। जो एसिड गिवन है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जितने OH आयन चाहिए होंगे, है ना, तो केस वही टकरा है। देखिए, या तो आप H प्लस काउंट कर लीजिए सीधे, या फिर OH माइनस उस H को बैलेंस करने के लिए HOH मिलकर क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे, वो हो गया न्यूट्रल। मींस आपके एसिड को न्यूट्रल करने के लिए कितने OH रिक्वायर्ड है, ये कहलाता है उसका बैलेंसिंग फैक्टर। किसका, एसिड का। ठीक है क्या, बहुत आसान है। नंबर ऑफ क्या, OH माइनस से निकाल लीजिए, जिनको लाने पर क्या हो जाएगा, एसिड न्यूट्रल हो जाएगा, या फिर एसिड में ऐसे H प्लस काउंट कर लीजिए जो रिप्लेस हो सकते हैं। ठीक है, जनरली आपके पास जो कंपाउंड आएगा इजी रहेगा। अगर आपने 11th में चैप्टर पढ़ा है एक रेडॉक्स रिएक्शन का, तो आप एन फैक्टर के बारे में भली भांति जानते होंगे। एन फैक्टर प्रीटी सिंपल, एक छोटा सा टॉपिक होता है जो बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करता है रेडॉक्स रिएक्शन में। तो आपने वो चैप्टर पढ़ा है तो आपको बहुत आसानी से आ जाएगा, वहां इसको डिटेल में पढ़ाया जाता है। फिलहाल के लिए मैं इसको यही रोकूंगा। अम्ल के लिए, एसिड के लिए मुझे क्या काउंट कर लेने हैं, H प्लस काउंट कर लेने हैं जो रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट किसकी बात आएगी, फॉर बेस आएगा। बेस के लिए, तो बेस के लिए जैसे मैंने एसिड के लिए क्या याद किया, H प्लस याद किया, वैसे ही मैं बेस के लिए क्या याद कर लूंगा, क्षार के लिए क्या याद कर लूंगा, क्षार के लिए हो जाएगा सिंपल नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयंस। मींस क्या कैलकुलेट कर लूंगा, OH कैलकुलेट कर लूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, ऊपर वाले की बात हो रही है HCl, तो इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा, इसका एन फैक्टर आ जाएगा 1। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं एक H प्लस यहाँ से रिप्लेस हो सकता है, सोडियम आके जुड़ सकता है ना, पोटेशियम आके जुड़ सकता है, एनीथिंग, वो H को रिप्लेस किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है आपके पास, H2SO4 है। H2SO4 का एन फैक्टर क्या होगा बताइए। इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है जिनको रिप्लेस किया जा सकता है। मैं वहां पर कितने सोडियम जोड़ सकता हूँ, 2 सोडियम जोड़ सकता हूँ, है ना, Na2SO4। तो 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं, तो इसका वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, हाँ सही समझ रहे हैं आप, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं, इजी सी चीज है। आप जब रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ोगे तो वहां आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा किसके लिए H प्लस रिप्लेस नहीं होता है ना। नाउ बेस के केस में भी सिंपल है, आप बेस के लिए भी एग्जांपल ढूंढ सकते हैं। कैसे, कि मेरे पास है कौन, NaOH है, बताइए इसका एन फैक्टर क्या होगा, कितना OH दिख रहा है आपको, एक OH दिख रहा है, एक रिप्लेस हो जाता है, बिल्कुल क्लोरीन के थ्रू OH रिप्लेस हो जाएगा, NaCl बन जाएगा, और OH जो बाहर निकला है एक अकेला है, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा। ऐसे ही आप देखेंगे कौन सा, MgOH का ट्वाइस। अब आप क्या बोलोगे, यहाँ पे 2 क्लोरीन लग सकते हैं, MgCl2 बन सकता है, मतलब दोनों OH रिप्लेस हो जाएंगे, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा इसका, 2 हो जाएगा। जी हाँ, ऐसे ही अदर एग्जांपल आते हैं तो आप उनको भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं, इजी होता है, बहुत आसान होता है। चलिए लास्ट एक और चीज है ना, उसके लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं, फॉर सॉल्ट्स। किसके लिए, फॉर सॉल्ट्स, लवण जो होते हैं ना इनके लिए, कि मुझे बताना है लवण के लिए कितना होगा। तो इसमें क्या देखोगे आप, सिंपली अगर मेरी लैंग्वेज में बोले तो नंबर ऑफ कैटायंस या एनायंस गिन लेने हैं आपको, और एनायंस, रिमेंबर दैट, या तो कैटायन या तो एनायन, पता चले आप लोग दोनों को कैलकुलेट कर रहे हो और फिर जोड़ दो दोनों को ना, दोनों में से कोई भी एक, या तो मैं नंबर ऑफ कैटायन काउंट कर लूंगा जो मुझे इजी पड़ेगा,
कि फॉर्मूले को जब मैं ब्रेक कर रहा हूँ, डिसोशिएट कर रहा हूँ, तो मुझे जो आसानी से पता चल जाए कि हाँ एनायन इतने ही, एनायन काउंट कर लूंगा। अगर मुझे दिख रहे हैं साफ साफ कि केटायन इतने ही, केटायन काउंट कर लूंगा। प्रीटी सिंपल। नाउ कैसे? तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास पहला सिंपल सा एग्जांपल है NaCl। नाउ अब आप जैसे ही इसको डिसोशिएट करते हो क्या बनेगा? Na+Cl-। तो आप देखिए कि आपके पास केटायन कितना है? एक। आपके पास एनायन कितना है? एनायन भी एक ही है। तो इसका जो वैलेंसी फैक्टर होगा N फैक्टर, वो भी कितना हो जाएगा? N फैक्टर भी हो जाएगा 1। समझे क्या? जी हाँ। केटायन काउंट कर लीजिए 1 है, एनायन काउंट कर लीजिए 1 है, तो सिंपल वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। थोड़ा सा आगे का सोचते हुए एक ये लेते हैं Fe2SO4 जी हाँ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हुआ है ना? अगर आपने इसको कर लिया तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। चलिए देखते हैं। जैसे ही आप इसको डिसोशिएट करते हो क्या कहानी होगी? आप जानते हैं SO4 मतलब सल्फेट आयन है। सल्फेट आयन पर कितना चार्ज है? -2 चार्ज है। तो -2 चार्ज कितनी बार है? SO4 कितने टाइम से? 3 टाइम्स से। और Fe कितनी बार है? 2 बार है। अब मुझे चार्ज बताना है, तो मुझे ये तो पता है कि सल्फेट पे -2 होता है। सल्फेट पर कितना होता है? -2 होता है। दैट वन इज फिक्स्ड। Fe आयरन डी ब्लॉक का है, तो क्या करता है? वैरी करता है इसकी वैलेंसी। तो मुझे उसके हिसाब से देखनी पड़ेगी। तो 3 दूनी कितना हो गया है? 6। इसके पास ओवरऑल एनायन कितने हैं? 6 एनायन हैं। मैंने इसलिए बोला था कि केटायन यहाँ डिसाइड नहीं कर रहा है, बट एनायन फिक्स है कि सल्फेट पे 2 होता है, मतलब होता है। अब 2 का मल्टीप्लाई 3 में करूंगा, 3 बार 2 तो कितने हो गए? 6 एनायंस। नाउ ऐसे ही अगर इसको बैलेंस करना है तो 6 केटायन रखना पड़ेगा, तो 2 आयरन, एक आयरन पर कितना रखना पड़ेगा? 3+। नाउ आयरन कितनी कोवेलेंसी शो कर रहा है? यहाँ 3+ शो कर रहा है। नाउ 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। तो इसके केटायन भी कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। इट मींस इसका N फैक्टर कितना होगा? वैलेंसी फैक्टर N फैक्टर हो जाएगा 6। जी हाँ, बहुत आसान है अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो। दूर से भागोगे छोड़ के तो फिर कैसे ही समझ में आएगा? इजी है, टफ। ठीक है, तो ये थी कहानी N फैक्टर की, जो बहुत इजी थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इस N फैक्टर से क्या करेंगे अपन? डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर वेट को। मॉलिक्यूलर वेट को जैसे ही मैं N फैक्टर से डिवाइड करूंगा क्या मिल जाएगा मुझे? ग्राम इक्विवेलेंट वेट। गिवन वेट को ग्राम इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करके मैं क्या निकाल सकता हूं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। और फाइनली फिर क्या आ जाएगा? नॉर्मेलिटी आ जाएगा। तो चलिए लेट्स move toward normality. Okay, now लेट की मेरे पास एक कंपाउंड गिवन है कॉल्ड NaOH। थोड़ा सा आपको नंबर इजी लगेगा इसलिए मैं NaOH ले रहा हूं, अदरवाइज दूसरा भी ले सकते हैं, है ना? आपको कैलकुलेशन थोड़ा इजी लगने चाहिए इसलिए NaOH। चलिए देखिए NaOH के बारे में क्या कहानी है। NaOH की सिंपल सा आपको दिया गया है क्या? NaOH का 80 ग्राम 80 ग्राम NaOH is dissolved in 1 liter solution. Then normality of solution will be। क्या बोल रहे हैं कि 80 ग्राम NaOH को किसी 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दिया है। अब आपको क्या बताना है? उसकी नॉर्मेलिटी बतानी है। तो नॉर्मेलिटी के लिए मुझे लगेगा क्या? ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट के लिए क्या लगेगा मुझे? ग्राम इक्विवेलेंट वेट। ग्राम इक्विवेलेंट वेट के लिए मुझे क्या लगेगा? N फैक्टर। सो स्टार्ट करते हैं N फैक्टर के साथ। चलिए बताइए NaOH क्या है? बेस है। इसमें कितना OH है?
एक OH क्या हो सकता है, रिप्लेस हो सकता है। अगर एक OH रिप्लेस हो सकता है तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा, इसका n फैक्टर हो जाएगा 1। ओके, अब क्या निकालना है मुझे, अब निकालना है मुझे ग्राम इक्विवेलेंट वेट। क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट वेट, तो कैसे निकलता है बताइए। ग्राम इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट लिखना होता है और उस मॉलिक्यूलर वेट को किससे डिवाइड करना होता है, n फैक्टर से डिवाइड करना होता है। जी हाँ, तो फटाफट से मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट किया वाला है। 23 और 24 और 16 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। उस 40 ग्राम को मैं डिवाइड करूंगा n फैक्टर 1 से, तो कितना आ जाएगा, 40 ग्राम आ जाएगा। इट मींस NaOH का ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया, 40 ग्राम हो गया। जी हाँ, 40 ग्राम। अब इस 40 ग्राम को उठाकर रख दीजिए किसमें, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्मूले में। क्या लिखा था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, जरा याद कीजिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एग्जैक्टली वैसा ही है, इक्विवेलेंट एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे नंबर ऑफ मोल होते हैं, बस नीचे कौन सा मास आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। तो ऊपर रख देते हैं गिवन वेट, ओके, और नीचे रख देते हैं क्या, ग्राम इक्विवेलेंट वेट। चलिए गिवन वेट कितना है, 80 ग्राम है। जी हाँ, 80 ग्राम। और ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितना आया, 40 ग्राम आया। कैंसल आउट होगा तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने आ गए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू 2। जैसे मोल निकल के आते थे वैसे ही एक नंबर निकल के आया। आप देखिए नंबर ऑफ मोल के जैसे ही क्या आया है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकल के आया है। बस इसको उठाकर नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में रख दीजिए। कैसे रखेंगे, तो चलिए देखिए जरा ध्यान से। नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में रख रहे हैं इसको। मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा इसको इस तरफ खिसका देता हूं तो मेरे पास स्पेस बन जाएगा, है ना। और इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं। ओके, नाउ स्पेस हो गया अपने पास क्रिएट। चलिए फटाफट से नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिखता हूँ। ऊपर क्या रहता था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसका, सॉल्यूट का, और नीचे क्या होता था, वॉल्यूम होता था। तो आप देख रहे हैं वॉल्यूम लीटर में दिया है। जी हाँ, लीटर में दिया है। ऊपर रख दूंगा ग्राम इक्विवेलेंट कितने आ गए, 2, नीचे लीटर रख दूंगा 1, नॉर्मेलिटी कितनी आ गई, 2 N। ये रहा आंसर। तो देखो नॉर्मेलिटी निकालने में तो मुझे कुछ समय ही नहीं लगा, टाइम ही नहीं लगा, फटाफट से हो गया। बट उस नॉर्मेलिटी के पास पहुंचने के लिए मुझे क्या चाहिए था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। उसके लिए क्या चाहिए था, ग्राम इक्विवेलेंट वेट। ग्राम इक्विवेलेंट वेट के लिए क्या चाहिए था, n फैक्टर। और n फैक्टर के लिए क्या देखना पड़ता है, H प्लस OH माइनस, या फिर कैटायन या एनायन। ठीक है, तो ओवरऑल सारा कुछ कॉन्सेप्ट किसका है, सारा कॉन्सेप्ट है n फैक्टर का। अगर आपने n फैक्टर निकाल लिया तो आपसे सारी चीजें बनेगी। चलिए फॉर एग्जांपल एक और ग्राम इक्विवेलेंट वेट या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं अपन। किसके लिए, अब कैलकुलेट करते हैं HCl के लिए। ठीक है, HCl के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। लेट कि आपके पास कितना दिया है, 144 ग्राम क्या दिया है, HCl दिया है। आपको बताना है क्या, इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, क्योंकि यही चीज है ना जिसको आप कैलकुलेट कर रहे हो। ये आ गया तो फिर क्या है, वॉल्यूम से डिवाइड करना है जैसे मोलारिटी में किया था। सो 144 ग्राम दिया है। अब मुझे सबसे पहले HCl का n फैक्टर बताना पड़ेगा। तो n फैक्टर बता दीजिए फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए। एक हाइड्रोजन है तो n फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया। डन। अब नेक्स्ट थिंग क्या है कि इस n फैक्टर को तो निकाल लिया मैंने H प्लस के हिसाब से। अब n फैक्टर डिवाइड में जा रहा है, किसके डिवाइड में जा रहा है, मॉलिक्यूलर मास के। तो मॉलिक्यूलर मास बताइए हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। क्लोरीन का अभी के लिए आप मान लीजिए कितना होता है, 35। 35 और 1 कितना हो जाएगा, 36, 36। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ग्राम, अगली चीज n फैक्टर के बाद वेट निकालना पड़ता है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू, ऊपर क्या रखते हैं, मॉलिक्यूलर वेट, और नीचे क्या रखते हैं, n फैक्टर रखते हैं। अब तो समझ आ ही गया होगा आपको। मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया है इसका, बताइए 36, n फैक्टर कितना आया 1, तो कितना आ जाएगा, 36 ग्राम आ जाएगा।
अब इस 36 ग्राम को उठाकर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्मूले में रख दीजिए। क्या होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है गिवन वेट और नीचे क्या आ जाता है ग्राम इक्विवेलेंट वेट। फटाफट से अगर मैंने रखा तो ऊपर दिया है 144 और नीचे दिया है कितना 36 ग्राम में ये दोनों, तो ग्राम से ग्राम तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा बताइए 6 चौक 24 और 4 3 12, 4 बार कटेगा। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने आ गए मेरे पास 4। बहुत आसान है। अब अगर मेरे पास क्या हो सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन होगा तो मैं नॉर्मेलिटी भी बता सकता हूं। तो इस तरीके से सॉल्व किया जाता है क्या न्यूमेरिकल्स। थोड़ी सी मेहनत लगती है नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करने में, बट बहुत आसान होता है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है जितना आपको दिखता है ना। ऐसे ही H2SO4 का अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 98 और उस 98 के डिवाइड में कितना रखना पड़ेगा फिर मुझे 98 के डिवाइड में रखना पड़ेगा 2। क्यों? क्योंकि H2SO4 में 2 H+ रिलीज होते हैं, रिप्लेस होते हैं, रिलीज नहीं बोलूंगा रिप्लेस होते हैं। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन रिप्लेस तो उसका इनफैक्टर 2, जैसे यहाँ रखा है ना अपन ने 1, यहाँ पे 98/2 आ जाएगा, तो फिर आप उसका कर दोगे 49। ओके, और 49 को फिर गिवन मास गिवन वेट रख के 49 रख दोगे और उसके क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो आज के लिए आई थिंक काफी हुआ अपना। नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे डिस्कस करेंगे कि नॉर्मेलिटी इक्वेशन कैसे बनती है, मिक्सचर की नॉर्मेलिटी कैसे निकालोगे, अगर मेरे पास मोलारिटी दी है तो मैं उससे नॉर्मेलिटी कैसे कैलकुलेट करूंगा, है ना। मेनी काइंड्स ऑफ थिंग आने वाली है। तो अभी के लिए आप क्या करोगे, जो आपको बताया गया है, जो पढ़ाया गया है उसको एक बार रिवाइज करोगे, फॉर्मूले लिख के देखोगे, है ना, कैसे कैसे क्या चीजें निकलती है, एक बार थोड़ा अपनी तरफ से एनालाइज करना, सारी चीजें प्रॉपर लिख कर रखिए, लिखी हुई चीजें आपको ज्यादा याद रहती है और आपके रिवीजन में भी काम आएगी, है ना। ठीक है, इसी के साथ एंड करते हैं आज की क्लास को, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।